हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे स्टोरी चैनल SR की दुनिया में स्वागत है। और आज की हमारी कहानी है तिरस्कार की रोटी। घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाज़ें अम्मा को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी, पर उस हंसी ठिठोली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी उन पकवानों में जिसे खाने को उनका मन ललचाने लगा था। आज बेटे बहू सूरज और नीति की शादी की 8वीं सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा बड़ा अफसर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी तो नहीं होगी। कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूं कहें कि उनके यार दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को तो अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बहू ने यह हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती कहाँ है, क्योंकि अगर वह जरा सा भी बाहर आ जाती है तो बहू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उनके बाहर आने मात्र से ही पूरा घर फैल जाता है। शायद उनके चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही अकेली पुरानी वस्तु थी जो उस घर में उस जिद्दी दाग की तरह रहती थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वह अपनी छाप उस जगह छोड़ ही देती है। और अगर अम्मा जी को घर से निकालें तो उनकी इज्जत पर धब्बा लगेगा। लोग कहने ना लगे कि इतना बड़ा अफसर अपनी माँ की देखभाल भी नहीं कर पाया। इसीलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर में रख रखा था, लेकिन बस उन्हें उनके कमरे तक सीमित कर रखा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और बहू नीति अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, पहन लेना इसे, कहीं कोई भूले चूके मेहमान कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तार तार ना हो जाए। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी भी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते, हाँ और हूँ में ही जवाब देना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। नीति अपने धुन में ही बोले जा रही थी, पर अम्मा का ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी नीति उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोर कर बोली, अरे सुन रही हैं ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी ज़बान को होठों पर फिराते हुए कहा। नीति ने अपना माथा पीट लिया और फिर से बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो बस खाने की लगी रहती है। कुछ कहा मैंने, आपने वह सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और हूँ में ही जवाब देना, बस। इसके अलावा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर से उंगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया ही तो खाया था। नीति ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति मांग ली हो, और फिर कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली कला कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा अभी तो यह खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नज़रों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो कला बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं सुबह का यह बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो ज़ोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर कला की आंखों में भी आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है यह एक अफसर की माँ है? वो बड़े अफसर जिनकी काफ़ी इज्जत है और खूब पैसा कमा रहे हैं। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी इनकी किस्मत पर रश्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं है कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते कला फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज़्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसीलिए फटाफट व्यवस्थित हो गया।
पूरे कमरे को साफ करके बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से नीति की आवाज़ आई तो कला बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली, पर भला एक रोटी से क्या हो। भूख तो अभी भी जोरों से लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मार कर थाली एक तरफ रखी और जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से टैग भी नहीं हटा था। पूरे 400 रुपये की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी, पर साड़ी के साथ ब्लाउज़ पेटीकोट तो था ही नहीं, इसीलिए अपने पुराने ब्लाउज़ पेटीकोट के साथ ही साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए और केक काटने का वक्त हो गया। तभी सूरज और नीति केक काटने के लिए एक साथ आगे आ गए। तभी सूरज के किसी दोस्त ने कहा, अरे सूरज, घर में आंटी जी भी तो हैं, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। उनकी बात सुनकर सूरज झेंप गया। उसने नीति की तरफ देखा तो नीति बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वह बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उनके हाथों से केक कटवाने का। आखिरकार सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर नीति ने सूरज के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में कला ने एक प्लेट अम्मा के लिए खाना लगाया तो नीति ने उसे डांट दिया, यह क्या कर रही हो कला, यह प्लेट लेकर कहाँ जा रही हो। कमला ने झेंपते हुए कहा, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी ही तो खाई थी। तो एक रोटी ही काफ़ी है तसल्ली लाने के लिए, उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट भी भर गया होगा। यह प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा का मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान सिर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन कला को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर नीति अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत ख़राब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्हें बाहर देखकर सूरज का मूड खराब हो गया। धीमे से नीति पर बिगड़ते हुए बोला, नीति, तुमसे कहा था ना, ये अम्मा बाहर क्या कर रही हैं? तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अंदर लेकर जाओ इन्हें, अभी के अभी। नीति फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रही हो? आपकी तबीयत खराब है ना, चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़फ रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े अफसर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि अफसर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग दबी जबान से बातें करने लगे। कुछ बातें सूरज और नीति के कानों तक भी पहुंची। आखिर नीति अम्मा जी को अंदर ज़बरदस्ती खींचकर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को कि हम आपको भूखे रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आप रायता फैला कर आई हैं उसे तो समेट लूं। ये कहकर सुनीति बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने ही कलाबाई को बोली, कला, जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगा कर दे दो। अम्मा भी ना जब से बूढ़ी हुई हैं तब से भूल जाती हैं, अभी शाम को ही उन्हें खाना खिलाया था। नीति ने बात को घुमाने की कोशिश की। कला फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही थी। कला को देखते ही अम्मा बोली, देख कला, बहू ने मुझे कितनी ज़ोर से धक्का मारा है, मेरे हाथ पर चोट लग गई है। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट कला को दिखाई, जिसमें से खून रिस रहा था।
कला अम्मा के पास बैठते हुए बोली, काहे बर्दाश्त करती हो अम्मा जी? भला आपके पास क्या कमी है? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों? जानती हूँ कला, गांव में मेरे पास ज़मीन जायदाद सब कुछ है। चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या करूँगी वहाँ की? खेती बाड़ी से जो भी पैसा आता है वह सब भी तो बेटे बहू रख लेते हैं। यह दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊँ? इसीलिए ये मेरे साथ। कहते कहते अम्मा की रुलाई छूट गई। अम्मा पति के बगैर बेटे को पढ़ाकर अफसर बना सकती हो, अपने दमखम पर पूरी ज़मीन जायदाद को संभाल सकती हो, और आप कह रही हो कि आप क्या कर सकती हो? आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप रोटी के लिए मोहताज हो जाओ। अम्मा भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की तो खाओ। इतने में बाहर से नीति ने कला को आवाज़ लगाई तो कला फटाफट कमरे के बाहर चली गई। कला की बात का अम्मा पर बहुत गहरा असर हुआ। काफ़ी देर तक आंखों में आंसू लिए वह उस खाने की प्लेट को देखती रही, लेकिन जोरों की भूख लगी होने के बावजूद भी उन्होंने उस प्लेट को छुआ तक नहीं। थोड़ी देर बाद कला प्लेट लेने कमरे में आई तो देखा कि खाना ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ था। अम्मा बस छत की तरफ निहार रही थी। कला ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? नहीं चाहिए मुझे यह तिरस्कार की रोटी, ले जा इसे वापस। कला ने अम्मा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने खाना छुआ तक नहीं। तब तक बाहर पार्टी भी ख़त्म हो चुकी थी। नीति और सूरज भी कमरे में आ गए और आते ही अम्मा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? थोड़ा सा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं था आपको? सब कुछ मुफ्त में जो मिल रहा है तो कदर नहीं है। एक खाने के पीछे इतना बवाल कर दिया। लोग दबी जबान में कैसे बातें बना रहे थे। अगर ऐसे ही चला तो मैं आपको वापस गांव भेज देंगे, फिर रहना अकेले। इतने में नीति की नज़र खाने पर पड़ी। लो, जिस खाने के पीछे इतना हंगामा किया वह प्लेट तो ऐसे के ऐसे ही भरी पड़ी हुई है। खाना है तो खाइए, नहीं तो भगवान का नाम जपें। मुझसे नहीं उठाए जाते आपके नखरे, उसने सूरज की तरफ देखते हुए कहा। बस बहुत हो चुका है, मैं नहीं उठा सकती इनके नखरे। इनको वापस गांव भेज दो। ठीक है, मैं कल ही इन्हें गांव भेज देता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, सूरज ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। और दोनों कमरे के बाहर आ गए। सूरज ने दूसरे दिन ही अम्मा को गांव भेज दिया। गांव आने के बाद अम्मा ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाकर अपनी सारी ज़मीन जायदाद से सूरज को बेदखल कर दिया। वसीयत के अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। वो ट्रस्ट जो बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी, साथ ही अपने बड़े से घर का आधा हिस्सा उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। खेती बाड़ी के लिए नौकर आते ही थे, उनमें से एक को घर के काम करने के लिए भी रख लिया। अब अम्मा सुकून और स्वाभिमान की रोटी खाती थी। साथ ही इस बार खेती बाड़ी से होने वाली इनकम को सूरज के पास ना भेजकर उन्होंने अपने पास ही रख लिया। जब पैसा सूरज के अकाउंट में नहीं आया तो सूरज और नीति दोनों ही गांव आ गए। आते ही देखा कि घर के आधे हिस्से में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए वह घर के दूसरे हिस्से की तरफ गए जहां अम्मा रहती थी। और आते ही अम्मा से बोले, अम्मा, यह घर में बच्चे पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? और इस बार क्या खेतों में कोई कमाई नहीं हुई जो पैसा अकाउंट में नहीं डाला? उनकी बात सुनकर अम्मा ने कहा, घर का आधा हिस्सा मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया है। और रही बात कमाई की, तो हुई थी कमाई पूरे 6 लाख की, वह मैंने अपने अकाउंट में रख लिए हैं। आप पैसों का क्या करोगी अम्मा जी? और किससे पूछकर आपने घर का आधा हिस्सा बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया? अब की बार नीति ने कहा। इसमें पूछना क्या है, संपत्ति मेरी थी तो मैंने अपने अनुसार इस्तेमाल कर ली। वैसे तुम लोग होते कौन हो मुझे यह सब कहने वाले? कैसी बात कर रही हो अम्मा? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं, सूरज ने बिगड़ते हुए कहा। कौन से बेटे बहू? वह जो रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसा देते हैं। देख बेटा, ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए।
वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ रखा ही नहीं। अब तुम्हारा शहर भला, तुम्हारा घर भला, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अम्मा की बात सुनकर नीति चिल्लाते हुए बोली, मैंने तो प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, कम से कम धक्का दे करके किसी को चोटिल तो नहीं किया, जैसे तुमने मेरे साथ किया था। वैसे भी अब ना इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा है और ना ही मेरी ज़िंदगी में। रही बात मेरे मरने के बाद की, तो मेरी चिता को अग्नि देने मत आना। गाँव में कोई भी इंसान ये काम कर देगा, कम से कम यहाँ के लोगों में इंसानियत तो जिंदा है। अम्मा जी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहें, इसलिए दोनों ही अपना सा मुँह लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।